नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग सेक्शन 10 धारा 10 तक पढ़ लिए थे और आज हम लोग सेक्शन 11 पढ़ेंगे, धारा 11 पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे धारा 11 में मार्जिनल नोट्स में क्या लिखा है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं तो कब सुसंगत होंगे या कब सुसंगत हैं। तो धारा 11 के मार्जिनल नोट्स का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो धारा 11 में क्या कह रहा है, वे तथ्य कौन से तथ्य, जो अन्यथा नहीं सुसंगत हैं, जो अन्यथा नहीं सुसंगत हैं, नहीं सुसंगत हैं तो कब सुसंगत होंगे, कब सुसंगत होंगे। ये मार्जिनल नोट्स का एक स्ट्रक्चर है। इस धारा 11 में क्या कहा जा रहा है, वे तथ्य कौन से तथ्य, जो अन्यथा नहीं सुसंगत हैं तो वो कब सुसंगत होंगे, तो कब सुसंगत होंगे, कब सुसंगत होंगे, इसी कंडीशन को हम लोग धारा 11 में पढ़ेंगे। तो ये मार्जिनल नोट्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि वे तथ्य कौन से तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, वे कब सुसंगत होंगे, इसी को पढ़ना है। कब सुसंगत होंगे उसकी कंडीशन को पढ़ना है, बस धारा 11 में यही पढ़ना है। इसके पहले हम लोग धारा 10 में क्या पढ़े थे, सुसंगत हम लोग पढ़ रहे हैं, धारा 6 से पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 से लगा करके 55 तक की धाराएं सुसंगत होती हैं। तो धारा 6 में हमने क्या पढ़ा था, एक ही समव्यवहार वाले तथ्य सुसंगत हैं, एक ही समव्यवहार वाले तथ्य सुसंगत थे। 7 में हमने क्या पढ़ा था, प्रसंग हेतु या परिणाम, कौन से तथ्य 7 में सुसंगत हो रहे थे, जो प्रसंग को बताने वाले तथ्य थे वे सुसंगत हो रहे थे और जो हेतु को बताने वाले तथ्य थे वे तथ्य सुसंगत हो रहे थे, और या जो परिणाम को बताने वाले तथ्य थे वे तथ्य सुसंगत हो रहे थे। इसी तरह से हम लोगों ने सेक्शन 8 में भी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, हेतु, तैयारी या आचरण, मतलब वे तथ्य सुसंगत हो रहे थे जो मोटिव को बता रहे थे, हेतु को बता रहे थे, या वे तथ्य सुसंगत हो रहे थे जो तैयारी को बता रहे थे, या वे तथ्य सुसंगत हो रहे थे जो पूर्व या पश्चात के आचरण को, कंडक्ट को बता रहे थे। तो 6 में एक ही समव्यवहार को बताने वाले तथ्य हमने सुसंगत कराए, 7 में प्रसंग, हेतु या परिणाम को बताने वाले तथ्य को सुसंगत कराए, और सेक्शन 8 में हम लोगों ने हेतु, तैयारी या आचरण को बताने वाले तथ्यों को सुसंगत कराया। इसी प्रकार सेक्शन 9 में हमने क्या बताया था, जो विवादक या सुसंगत तथ्य का परिचय करे, यानी परिचय दे या स्पष्टीकरण करे, वो सुसंगत थे, यानी परिचय और स्पष्टीकरण देने वाले तथ्य सुसंगत थे। इसी तरह से सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा था, षड्यंत्र कार्यों के कथन, कार्य या लेख सुसंगत हो रहे थे, ये हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था। मतलब हम लोग सुसंगत पढ़ रहे हैं। तो धारा 6 में कौन से तथ्य सुसंगत हो रहे थे, जो एक ही समव्यवहार में थे, चाहे उसी समय स्थान पर वे हुए हों, चाहे अन्यत्र समय स्थान पर हुए हों, अगर एक ही समव्यवहार के भाग हैं तो वे सुसंगत हो रहे थे। इसी तरह से सेक्शन 7 में जो प्रसंग को बता रहे थे, हेतुक को बता रहे थे, परिणाम को बता रहे थे, वे तथ्य सुसंगत थे, यानी इन तीनों में से किसी एक को जो तथ्य बता रहा था वे तथ्य सुसंगत थे। तो इसी तरह से धारा 8 में, सेक्शन 8 में हम लोगों ने किस तथ्य को सुसंगत कराया था, जो हेतु को बता रहा था, तैयारी को बता रहा था, या मोटिव या आचरण को बता रहा था। मोटिव को बताने वाले या प्रिपरेशन को बताने वाले या कंडक्ट को बताने वाले तथ्य सुसंगत हो रहे थे। सेक्शन 9 में जो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जो एक्सप्लेन कर रहे थे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य को, वे सुसंगत हो रहे थे।
और सेक्शन 10 में षड्यंत्रकारियों का जो भी कथन था, जो भी कार्य था, जो भी लेख था, वे सुसंगत हो रहा था। उसी प्रकार 11 में क्या सुसंगत होंगे, इसी को हम लोग जानेंगे। क्या सुसंगत होंगे, जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे। एक तरह से प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न पूछ रहा है कि जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे कब सुसंगत होंगे। तो कब होंगे सुसंगत, इसी कंडीशन को हम लोग देखेंगे। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कब हमने समव्यवहार वाले तथ्य को सुसंगत करवाया, कब प्रसंग हेतु परिणाम वाले तथ्य को सुसंगत कराया, कब हेतु तैयारी आचरण वाले को कराया, कब परिचय और स्पष्टीकरण देने वाले तथ्य को सुसंगत कराया, और षड्यंत्रकारियों के कथन कार्य या लेख को सुसंगत कराया। अब उसी तरह से 11 को हम लोग देखते हैं। इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी। अब सेक्शन 11 में हम लोग चलें। इसमें यही दिया है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है तो कब सुसंगत होंगे। तो पहला कंडीशन बताया है जब वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हो जाएं। कब सुसंगत होंगे, तो 2 कंडीशन बताया है। कब सुसंगत होंगे, तो 2 कंडीशन बताया है। पहली कब बताया, असंगत हो जाए। किससे असंगत हो जाए, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से। पहला कंडीशन क्या है, कब सुसंगत होगा, जब वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो जाएगा तब वे सुसंगत होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, असंगत हो जाए। किससे असंगत हो जाए, किसी विवादक से या किसी सुसंगत तथ्य से। तो ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जब वो स्वयं या किसी अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बना दे। दूसरा क्या है, जब वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, तथ्यों के संसर्ग से क्या करे, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य को, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य को, तथ्य के अस्तित्व को, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को क्या करे, या तो अत्यधिक अधिसंभाव्य बना दे या अनधिसंभाव्य बना दे, तो वे सुसंगत होंगे। अस्तित्व या अनस्तित्व भी यहाँ पे इंक्लूड है, अस्तित्व या अनस्तित्व। ये 2 कंडीशन बताए हैं कब सुसंगत होंगे। तो पहला बताया जब वे असंगत हो जाएं। किससे असंगत हो जाएं, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हो जाएं। दूसरा क्या बताया, जब वो स्वयं या किसी अन्य तथ्य के संसर्ग से किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या करे, अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बना दे। मतलब कोई तथ्य ऐसा हो जो खुद से या किसी अन्य तथ्य के जुड़ जाने से, यानी कोई तथ्य है या तो स्वयं या प्लस किसी अन्य तथ्य के जुड़ जाने से क्या करे, किसी विवादक को या सुसंगत के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या करे, अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य करे, संभाव्य या अनाधिसंभाव्य बना दे। ये कौन सा तथ्य यहां पे सुसंगत हो रहा है, यही तथ्य सुसंगत होगा जो खुद से या किसी अन्य तथ्य के जुड़ जाने से किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना दे, तो वे तथ्य सुसंगत होंगे। समझ गए होंगे कि अगर ऐसा कोई तथ्य आता है जो विवादक या सुसंगत के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाता है, तो वह तथ्य सुसंगत होगा। समझ गए, ये दूसरा कंडीशन था। मतलब कोई भी ऐसा दुनिया का तथ्य, फैक्ट आ जाए
जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाए तो वे सुसंगत होंगे। ये इतना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम समझते हैं एक एक को। पहले वाले को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, कुछ लोग सेक्शन 11 को एलिबाई का सेक्शन मानते हैं, लेकिन देखिए कहीं पर भी एलिबाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि ये सेक्शन एलिबाई का नहीं है। हम लोग लॉ कॉलेज से ही ये रट्टा मारते हुए चलते हैं कि सेक्शन 11 एलिबाई, सेक्शन 9 पहचान परेड, ये गलत तथ्य है। यहाँ पे एलिबाई जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है, इसलिए एलिबाई इसमें नहीं है। एलिबाई को एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है, इसी में एग्जाम्पल दिया है, इसको हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, कौन से तथ्य सुसंगत होंगे? वे तथ्य जो असंगत हो जाएं, किससे? विवादक या सुसंगत से। जब कोई तथ्य विवादक या सुसंगत से असंगत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सुसंगत हो जाएगा। यानी क्या बात निकल के आई? जो तथ्य विवादक या सुसंगत से क्या होगा? असंगत होगा, तो वही तथ्य सुसंगत होगा। जैसे मान लीजिए ए पर आरोप लगा कि इसने बी का मर्डर कर दिया। बी का मर्डर कर दिया कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में। ए के ऊपर ये आरोप लगा कि इसने बी का मर्डर दिल्ली में कर दिया, और ए कहता है कि जिस समय मर्डर हुआ उस समय हम दिल्ली में नहीं थे, उस समय हम अमेरिका में थे, अमेरिका में थे। अब बताइए, जो बंदा उस समय अमेरिका में था वो दिल्ली में मर्डर कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा अमेरिका में है वो दिल्ली में मर्डर नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हो गया? ये असंगत हो गया। कैसे हुआ? अगर ए अमेरिका में है तो बी का मर्डर नहीं कर सकता, अगर बी दिल्ली में है तो अमेरिका में नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि एक तथ्य क्या हो जाए? साबित अगर हो जाए तो दूसरा तथ्य क्या होगा? अपने आप स्वयं न साबित हो जाएगा, न साबित हो जाएगा। समझ गए? यहां पे ए क्या है? अमेरिका में है तो दिल्ली में मर्डर कर नहीं सकता। दो तथ्य है ना, ए ने बी का मर्डर किया, पहला तो ये तथ्य है। दूसरा, जिस समय मर्डर हुआ ए अमेरिका में है, ये अमेरिका में है, दूसरा ये तथ्य है। अब दोनों में से मान लीजिए ए तथ्य साबित होता है कि ए ने बी का मर्डर किया, तो फिर ए अमेरिका में नहीं था, ये अपने आप ना साबित हो जाएगा। अगर ये साबित हो जाए कि नहीं ए अमेरिका में था, तो फिर बी का मर्डर वो नहीं कर सकता। यानी एक के साबित होते ही दूसरा अपने आप ना साबित हो जाए, तो वही सेक्शन 11 का पहला पार्ट है। मतलब दोनों साथ साथ नहीं रह सकते तथ्य। ये दो तथ्य हैं और इन दोनों तथ्यों के अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकते हैं। और जब दो तथ्य के अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकते हैं, यानी एक तथ्य दूसरे तथ्य से असंगत हो जाता है, तो वही क्या होगा? सुसंगत होगा। यहां देखिए, दो तथ्य हैं और दोनों एक दूसरे से क्या हैं? असंगत हैं, और यही असंगतता ही सुसंगत बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ लेते हैं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक तथ्य है कि ए अनपढ़ है, ए अनपढ़ है। उसी तरह से दूसरा तथ्य आता है कि ये ए जो है इसने बी के विरुद्ध अपमानजनक लेख लिखा। बी के बारे में क्या लिखा? अपमानजनक लेख लिख दिया। दो तथ्य हो गए। पहला तो ये तथ्य है कि ए अनपढ़ है, पहला ये तथ्य है कि ए अनपढ़ है। दूसरा ये है कि ए बी के बारे में अपमानजनक लेख लिखा। अब सवाल यह है कि अगर ए अनपढ़ है तो अपमानजनक लेख नहीं लिख सकता, और अगर अपमानजनक लेख लिखा है तो अनपढ़ नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों तथ्य एक दूसरे के अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य के अस्तित्व को क्या करे? इनकार करे, तो क्या होगा? सुसंगत होगा। यहां पर देखिए, या तो अनपढ़ है तो अपमानजनक लेख नहीं लिख सकता। मतलब ये तथ्य अगर हम मान लें तो इस तथ्य के अस्तित्व को ये इनकार कर रहा है।
क्यों? क्योंकि अगर कोई अनपढ़ है तो लेख नहीं लिख सकता, यानी ये तथ्य मान लें तो फिर इसके अस्तित्व को इनकार करना पड़ेगा। और अगर अपमानजनक लेख ये लिखा है, इसको मान लें तो इस तथ्य को, अनपढ़ होने के अस्तित्व को इनकार करना पड़ेगा। मतलब दोनों तथ्य के अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक तथ्य का अस्तित्व दूसरे तथ्य के अस्तित्व को इनकार करता है, तो क्या हो जाएगा? सुसंगत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये तथ्य और ये तथ्य असंगत हैं एक दूसरे से। यही मैं कहा कि जब विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य जिस तथ्य से असंगत होंगे वे सुसंगत होंगे। इतनी बात समझ गए होंगे कि पहले पॉइंट में कौन सा तथ्य सुसंगत हो रहा था? जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो रहा था। तो कौन सा तथ्य था? यही तथ्य था जो विवादक या सुसंगत से असंगत हो रहा था। यहाँ पे क्या है? ए अनपढ़ है, ए अनपढ़ है। अब फिर ए के ऊपर क्या आरोप लगा? इसने बी के बारे में अपमानजनक लेख लिखा। अब आप बताइए, सामान्य बुद्धि का आदमी भी इस चीज को बड़े अच्छे से समझ सकता है कि अगर वो अनपढ़ है तो लेख लिख ही नहीं सकता। मतलब अगर एक को हम स्वीकार करें तो दूसरा अपने आप अस्वीकार हो जाएगा। और अगर ये मान लें कि उसने अपमानजनक लेख लिखा तो अनपढ़ हो ही नहीं सकता, इसको स्वीकार करेंगे तो ये अपने आप अस्वीकार हो जाएगा। मतलब साफ है कि जब एक तथ्य के अस्तित्व दूसरे तथ्य के अस्तित्व को इनकार करें तो वे सुसंगत हो जाएंगे। पहले पार्ट में हम लोग ये पहले पार्ट को देख लिए हैं और अच्छे से समझ लिए होंगे। इस पार्ट को बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसी पार्ट में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलते हैं। ये है हमारा पहला पार्ट। इसमें एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत में कह रहा है कि क्या ए किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। दृष्टांत में क्या कह रहा है? ए किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। यह क्या है? एक विवादक तथ्य है। पता नहीं अपराध किया है कि नहीं। विवादक तथ्य कौन से होते हैं? किसे विवादक तथ्य कहा जाता है? वे तथ्य जिनके जांच या अन्वेषण की जरूरत होती है। जैसे अब कह दें कि ए ने मर्डर किया, ए कह दे नहीं भाई हमने मर्डर नहीं किया, हो गया विवाद। यानी जिस तथ्य के लिए जांच या अन्वेषण की आवश्यकता हो वो तथ्य क्या हो गए? विवादक हो गए। तो ये कौन सा तथ्य हो गया? विवादक। कि क्या ए किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। अब ए कहता है कि भैया उस दिन हम कलकत्ता में नहीं थे, लाहौर में थे। और अगर ये बात साबित हो जाए कि ए लाहौर में था तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ गए? मतलब एक बात का अस्तित्व साबित हो जाए तो दूसरे का अस्तित्व अपने आप न साबित हो जाएगा। यही सुसंगत होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। दृष्टांत में क्या कह दिया कि क्या ए किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया, और ए कहता है कि नहीं भैया हम तो उस दिन कलकत्ता में नहीं थे, लाहौर में थे। अब कोई व्यक्ति लाहौर में था तो कलकत्ता में अपराध कैसे कर सकता है? तो मतलब एक तथ्य का अस्तित्व दूसरे तथ्य के अस्तित्व को क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। और ये क्या होगा? सुसंगत होगा। तो यहाँ पे नोट में नोट कर लीजिए इस बात को कि कब सुसंगत होगा? जब एक तथ्य का अस्तित्व दूसरे तथ्य के अस्तित्व को इनकार करे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सुसंगत। इस चीज को समझ लीजिए। या एक तथ्य के साबित होते ही, जैसे ये साबित हो जाएगा कि ये लाहौर में था, वैसे ही दूसरा तथ्य अपने आप ना साबित हो जाएगा। ये तथ्य कि उसने कलकत्ता में अपराध किया, ये अपने आप क्या हो जाएगा? ना साबित हो जाएगा। अब देखिए, ए क्या कलकत्ता में अपराध किया और ए कहता है कि भैया उस टाइम तो हम लाहौर में थे, यानी अन्यत्र उपस्थित था। तो यही क्या है? अन्यत्र उपस्थित का सिद्धांत। यही है अन्यत्र उपस्थिति। यही है अन्यत्र उपस्थिति, जिसको हम लोग धारा 11 में एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं और कुछ लोग अन्यत्र उपस्थिति को ही धारा 11 मान लेते हैं। यही है अन्यत्र उपस्थिति।
क्या अगर ये बात ए साबित करने में असफल हो जाए कि वो लाहौर में था, तो क्या का को यानी ए को दोषी करार दिया जाएगा? तो नहीं, यानी अन्यत्र, इधर लिखते हैं, यानी अन्यत्र उपस्थिति यदि साबित करने में असफल हो जाए, सफल हो जाए तो अभियुक्त पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभियुक्त पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए लाहौर में नहीं था तो कहीं और रहा होगा, लेकिन लाहौर में नहीं था, इससे ये बात तो नहीं साबित हो जाती है कि उसने अपराध किया है। मतलब ये बात साबित नहीं हो जाती है कि उसने अपराध किया है, मतलब अभियोजन पर साबित करने का भार बना रहेगा, अभियोजन पर साबित करने का भार बना रहेगा, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। उपस्थिति क्या होती है? जैसे ये दृष्टांत पहला था कि क्या ए अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया, ये कहता है कि भैया उस दिन तो हम लाहौर में थे। अब अन्यत्र उपस्थिति का तर्क दे रहा है, यही है अन्यत्र उपस्थिति। और अगर ये अन्यत्र उपस्थिति का तर्क असफल हो जाए तो ए पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मेंस का एक क्वेश्चन बनता है कि यदि अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थिति का तर्क अस्वीकार हो जाए, असफल हो जाए, तो अभियुक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभियुक्त को इस आधार पर दोषी नहीं किया जा सकता है कि उसका अन्यत्र उपस्थिति का तर्क असफल हुआ है, बल्कि अभियोजन पर मामला साबित करने का भार बना रहेगा ज्यों का त्यों। ये बात हम लोग समझ गए। इसमें हम लोगों ने दृष्टांत ए भी समझ लिया और अन्यत्र उपस्थिति के तर्क को भी समझ लिया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो ये जो पहला पॉइंट था इसका शॉर्टकट यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये दृष्टांत का से संबंधित है, का क्या था कि एक तथ्य साबित होते ही दूसरा ना साबित हो जाए, इतना लिख लीजिए। यानी एक तथ्य के साबित होने पर दूसरा क्या हो जाए? ना साबित। यही है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में इस तरह से लिख लीजिए। अब इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। इसी में 5 प्रकार के ऐसे तथ्य हैं जिन्हें इस उपधारा के अंतर्गत साबित किया जाता है। 5 प्रकार के ऐसे हैं। पहला कौन सा है? यही अन्यत्र उपस्थिति। दूसरा कौन है? इसमें दूसरा तथ्य है कि संतान की औरसता न साबित करने के लिए पति की पहुंच का बाहर होना, मतलब संतान की औरसता न साबित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? मृतक की उत्तरजीविता, मतलब जिसे कहा जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई वो अभी भी जीवित है। और चौथा इसमें क्या है? किसी अन्य अभियुक्त द्वारा यानी किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। इसको अभी हम लोग डिटेल से समझेंगे। तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। और इसमें पांचवा क्या कहता है? इसमें पांचवा कहता है कि पीड़ित अपने आप को स्वयं चोट पहुंचाए, मतलब स्वयं को चोट पहुंचाना। अब आप लोग सोच रहे हैं ये सब क्या है? ये सब यही है कि कौन से तथ्य ऐसे हैं जो विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत होने पर सुसंगत होते हैं। तो कुल इस तरह से 5 प्रकार के तथ्य होंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे। असंगतता में इन 5 प्रकार के तथ्यों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे तो बहुत हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये 5 ही हैं।
अन्यत्र उपस्थिति, जिसको हम लोग समझ लिए। अब एक एक को हम लोग अब डिटेल समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग इसमें पांचों जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या था? अन्यत्र उपस्थिति। अन्यत्र उपस्थिति, अन्यत्र उपस्थिति क्या होती है? अन्यत्र उपस्थिति किसे कहते हैं? अपराध घटित होने के समय घटना स्थल से उस व्यक्ति की अनुपस्थिति जिस पर अपराध का आरोप लगा है, यही अन्यत्र उपस्थिति है। हमने क्या बताया? इसमें तीन बातें बताई हमने। अपराध घटित होने के समय, अपराध घटित होने के समय क्या हो? घटना स्थल से अनुपस्थित हो। घटना स्थल से अनुपस्थित हो। कौन अनुपस्थित हो? वही व्यक्ति। कौन अनुपस्थित हो? वह व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जिस पर अपराध का आरोप लगा है, जिस पर अपराध का आरोप लगा है। ये तो अन्यत्र उपस्थिति किसे कहते हैं, ये भी मेंस में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग यहाँ पे जरा डिटेल से समझ लीजिए। मेंस का क्वेश्चन बनता है कि अन्यत्र उपस्थिति के तर्क से आप क्या समझते हैं? क्या अन्यत्र उपस्थिति का तर्क विफल हो जाए तो अभियुक्त को दोष सिद्धि किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अन्यत्र उपस्थिति किसे कहते हैं? तो अपराध घटित होने के समय घटना स्थल से अनुपस्थित, किसकी अनुपस्थिति? उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जिस पर अपराध का आरोप लगा है। अगर वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगा है, जिस समय अपराध किया जाता है, उस समय घटना स्थल से दूसरी जगह होने की बात करता है, तो वही है अन्यत्र उपस्थिति। क्या है? जब अपराध घटित हुआ हो, अपराध घटित होने के समय घटना स्थल से अनुपस्थित। कौन अनुपस्थित? वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगा है। यानी जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है, वह व्यक्ति अगर घटना स्थल से अनुपस्थित रहता है तो यही है अन्यत्र उपस्थिति, यानी दूसरी जगह उपस्थित होना। अन्यत्र उपस्थिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरी जगह उपस्थित होना। दूसरी जगह उपस्थित होना। अन्यत्र उपस्थिति की डिफिनीशन समझ गए होंगे। अपराध घटित होने के समय घटना स्थल से अन्यत्र उपस्थित होना या घटना स्थल से अनुपस्थित होना। कौन अनुपस्थित होगा? जिस पर अपराध का आरोप लगा है। और अन्यत्र उपस्थिति का मतलब समझ गए, घटना स्थल से अनुपस्थित होना मतलब दूसरी जगह उपस्थित होना। तो अन्यत्र उपस्थिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरी जगह उपस्थित होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका दृष्टांत पहला जो था, दृष्टांत का में क्या था कि क्या ए ने अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया? कलकत्ता में अपराध किया। पहला दृष्टांत इसका समझिए कि प्रश्न क्या है? क्या ए अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया? ये तो एक विवादक तथ्य है। अगर ए कहे कि भैया जिस समय कलकत्ता में अपराध हुआ उस समय मैं कहाँ था? दिल्ली में था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अपराध कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और ये खुद को कहाँ बता रहा है? दिल्ली में। यानी घटना स्थल से अनुपस्थित हो रहा है या अन्यत्र उपस्थित हो रहा है। यही है अन्यत्र उपस्थिति। अगर ये अन्यत्र उपस्थिति साबित हो जाए, यानी अन्यत्र उपस्थिति साबित हो जाए तो क्या होगा? अभियुक्त बरी कर दिया जाएगा। अभियुक्त बरी कर दिया जाएगा। और अगर ये अन्यत्र उपस्थिति असफल हो जाए तो अभियुक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अभियुक्त इस आधार पर दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता कि वो उसका अन्यत्र उपस्थिति का तर्क असफल हुआ है। क्यों? क्योंकि मामले को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। और जो
अन्यत्र उपस्थिति का तर्क असफल होने पर भी बना रहता है। तो मतलब अगर ये अन्यत्र उपस्थिति का जो तर्क था असफल हो जाए तो क्या होगा, अभियुक्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभियुक्त को इस आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जाएगी, दोष सिद्धि नहीं की जाएगी और अभियोजन पर ही साबित करने का भार बना रहेगा, साबित करने का भार बना रहेगा। इसमें दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। आपने देखा कि घटनास्थल से अनुपस्थित, इस शब्द पर जरा फोकस करिए कि घटनास्थल पर अनुपस्थित मतलब घटनास्थल पर उपस्थित ना होना, यानी दूसरी जगह उपस्थित होना। और दूसरी जगह मतलब कितनी दूरी पर, घटनास्थल से कितनी दूरी पर उपस्थित हो, घटनास्थल से इतनी दूरी पर उपस्थित हो कि वहां से आकर के अपराध करना संभव ना हो, तब अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक माना जाएगा। मतलब कितनी दूरी पर हो, घटनास्थल से इतनी दूरी पर हो, दूरी इतनी हो कि वहां से आकर के अपराध करना संभव ना हो, संभव ना हो। समझ गए होंगे, दूरी इतनी होनी चाहिए, कुछ दूरी से आकर के अपराध कर पाना उसके लिए पॉसिबल ना हो। जैसे यहां पर क्या था कि अपराध कलकत्ता में हुआ और ये क्या कहता है कि हम लाहौर में थे, दिल्ली छोड़िए लाहौर में थे। अब कलकत्ता से लाहौर की दूरी इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि वो लाहौर से जा करके कलकत्ते में अपराध नहीं कर सकता। तो दूरी कितनी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा होनी चाहिए दूरी कि वहाँ से आ करके अपराध करना संभव ना हो। इसमें एक केस है गुरु प्रसाद का, गुरु प्रसाद का एक केस है, इसको समझ लीजिए। गुरु प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य। इस केस में था क्या कि अभियुक्त घटनास्थल से 400 या 500 मीटर की दूरी पर था और उसने तर्क दिया कि हम अन्यत्र उपस्थित थे, और जो उपस्थिति बताई वो क्या बताई, घटनास्थल से 400 या 500 मीटर, 400 या 500 मीटर की दूरी बताई। कोर्ट ने कहा कि आप 400 या 500 मीटर की दूरी से आ करके अपराध कर सकते हैं, यहां से आ करके क्या कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। इसलिए दूरी इतनी होनी चाहिए जहां से घटनास्थल पर पहुंचना आपके लिए असंभव हो। तो ये अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत है। गुरु प्रसाद के मैटर में क्या बताया, दूरी के बारे में बताया कि घटनास्थल से इतनी दूरी पर आप हों कि वहां से आ करके अपराध करना संभव ना हो, असंभव हो। यही है अन्यत्र उपस्थिति। उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें दूसरा देखेंगे। पहला हमने अन्यत्र उपस्थिति देखा जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे, दूसरा हम लोग देख रहे हैं संतान की औरसता, संतान की औरसता न साबित करने हेतु पति की पहुंच, न साबित करने हेतु पति की पहुंच। इसमें हम लोग देखेंगे संतान की औरसता न साबित करने हेतु पति की पहुंच का अभाव। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले चीज तो आप लोग जानते होंगे और ना जानते हो तो जान लीजिए कि इसी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 में यह बताया गया है कि अगर विधिपूर्ण विवाह हुआ है, विधिपूर्ण विवाह हुआ है, तो इस विधिपूर्ण विवाह से जो संतान उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगा वो वैध संतान कहलाएगा या धर्मजत्व संतान कहलाएगा, या ये धर्मजत्व संतान कहलाएगा। थोड़ा सा जान लीजिए 112 के बारे में, बाकी बहुत डिटेल से है। विधिपूर्ण विवाह अगर किसी का हुआ है और इस विधिपूर्ण विवाह के दौरान कोई संतान उत्पन्न होगा तो धर्मजत्व संतान कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इसी धर्मजत संतान की औरसता को,
यानी इसी धर्मजत्व को न साबित करना हो, इसी धर्मजत्व को न साबित करना हो तो क्या करना होगा? पति की पहुंच का अभाव दिखाना होगा। बात आप लोग समझ गए होंगे कि अगर विधिपूर्ण विवाह से कोई संतान उत्पन्न हुआ है और इस संतान के धर्मजत्व को न साबित करना है तो क्या दिखाना होगा? पति की पहुंच का अभाव, यानी पति की पहुंच अन्यत्र थी, ये दिखाना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए का बी के साथ विवाह हुआ, ये पति है और ये पत्नी है। इन दोनों का विवाह हुआ और इन दोनों के विवाह के उपरांत सी का जन्म हुआ, यानी सी क्या हुआ? इन सबका संतान या पुत्र हुआ, सी का जन्म हुआ। अब सी क्या हो गया? इसका धर्मजत्व संतान हो गया। इस ए का क्या हो गया? धर्मजत्व संतान हो गया। अब अगर ए कहता है कि नहीं, सी हमारा पुत्र नहीं है, तो इसे क्या साबित करना पड़ेगा? जिस टाइम बी प्रेग्नेंट थी उस टाइम हम बी के संपर्क में नहीं थे, मतलब हमारी पहुंच बी के पास नहीं थी, ये साबित करना पड़ेगा। जिस टाइम बी क्या थी? प्रेग्नेंट थी, उस टाइम हम बी के संपर्क में नहीं थे, यानी पहुंच में नहीं थे। अगर ये साबित हो जाता है कि जिस टाइम ये बी प्रेग्नेंट थी, गर्भ को धारण की थी, उस टाइम ए उसकी पहुंच से दूर था, बाहर था, तो सी क्या हो जाएगा? धर्मजत्व संतान नहीं कहलाएगा। ये है, धर्मजत्व संतान नहीं कहलाएगा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी धर्मजत्व को न साबित करने के लिए, धर्मजत्व को न साबित करने के लिए क्या कह रहा है कि जब वो प्रेग्नेंट थी इस सी की माँ, तो हम उसके पहुंच में नहीं थे, तो ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? यानी धर्मजत्व को न साबित करने के लिए पति की पहुंच का क्या किया हमने? अभाव दिखाया। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको हम। क्या था? ए और बी का क्या हुआ? विवाह, जिससे क्या हुआ? सी का जन्म हुआ। अब सी क्या हो गया? धर्मजत्व संतान हो गया। क्यों? क्योंकि 112 कहता है कि विधिपूर्ण विवाह के दौरान जो भी संतान उत्पन्न होगी वो धर्मजत्व का निश्चायक सबूत होगी। तो सी क्या हो गया? धर्मजत्व हो गया। अब अगर ए को यानी सी के पिता को यह साबित करना हो कि नहीं, सी हमारा धर्मजत्व पुत्र नहीं है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? ये दिखाना पड़ेगा कि जिस टाइम ये बी गर्भ को धारण की थी, गर्भ धारण की थी, उस टाइम हम इस बी के पहुंच में नहीं थे, पहुंच में नहीं थे। अगर जब बी गर्भ को धारण की थी तो ए उसकी पहुंच में नहीं था, तो जाहिर सी बात है किसी उसका पुत्र हो ही नहीं सकता। यही हेडिंग थी कि संतान की औरसता। अगर ये कठिन लगता हो तो धर्मजत्व यहाँ पर आप लिख सकते हैं। धर्मजत्व को क्या कर रहा है? न साबित। और न साबित करने के लिए क्या कह रहा है? पहुंच का अभाव दिखा रहा है। जब ये कब पहुंच का अभाव होना चाहिए? जब वो गर्भ धारण की हो, गर्भ धारण के समय। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पहुंच में नहीं था। कब? जब वो गर्भ धारण की थी, तो सी उसका धर्मजत्व संतान नहीं हो सकता। ये दूसरा था इसका कि संतान की धर्मजत्व को न साबित करने हेतु पति की पहुंच का अभाव। और पति का पहुंच का अभाव किस टाइम? जब उसकी पत्नी गर्भधारण की हो, गर्भधारण के समय। अगर गर्भधारण के समय पति की पहुंच का अभाव था तो संतान क्या होगा? संतान अधर्मज होगा, अधर्मज होगा। ये बात, अगर पति के पहुंच का अभाव था किस टाइम? गर्भधारण के समय, तो क्या होगा? संतान अधर्मज होगा। एग्जाम्पल हमने ये दिया ए और बी का, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें तीसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और नोट्स साथ में बनाते चलिए। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि टीचर वो अच्छा होता है जो आपकी बुक पढ़ने का इंटरेस्ट जगा दे। वो नहीं अच्छा होता जो ये कहे कि हमारी नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये संभव नहीं है। अगर बाहर आ जाएगा तो क्या कर लोगे? इसलिए टीचर वही अच्छा है जो बुक पढ़ने का इंटरेस्ट जगा दे।
ना कि वो कि नोट्स से ही आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, आप उसी में घूमते रहें। अगर कोई टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है तो आपका इंटरेस्ट जग जाएगा बुक पढ़ने का, इसलिए बुक पढ़ने का इंटरेस्ट जगाने वाला ही बेस्ट होता है। तीसरा हम लोग इसमें देख लेते हैं मृतक की उत्तरजीविता की उत्तरजीविता। अब ये क्या है, मृतक की उत्तरजीविता क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसकी मृत्यु होने की बात की जा रही है वो जीवित है अभी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ए पर आरोप लगा कि इसने बी को मान लीजिए कि 1 अगस्त 2022 को मार दिया, हत्या कर दिया। ए ने बी की हत्या 1 अगस्त 2022 को कर दी। अगर ए ये साबित कर देता है कि ये बी 20 अगस्त 2022 को जीवित था तो क्या होगा, ये बात ना साबित हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या है, 2 बातें हैं। पहली क्या है कि ए ने बी की हत्या कब की, 1 अगस्त 2022 को। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर ए यह साबित कर दे कि बी 20 अगस्त 2022 को जीवित था तो सामान्य बुद्धि का भी आदमी समझ सकता है कि जो 20 अगस्त को जीवित था वो 1 अगस्त को मर ही नहीं सकता। यही है मृतक की उत्तरजीविता, मतलब मृतक बाद में जीवित था, मतलब मरा नहीं था। कॉमन सेंस की बात है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु या मर्डर 1 अगस्त को हुआ हो वो 20 अगस्त को कैसे जीवित हो सकता है? अगर वो 20 अगस्त को जीवित है तो 1 अगस्त को उसका मर्डर नहीं हुआ है, और अगर 1 अगस्त को उसका मर्डर हुआ है तो 20 अगस्त को वो जीवित नहीं है। यानी एक तथ्य साबित होते ही दूसरा क्या हो जा रहा है, ना साबित। तो ये कहाँ सुसंगत होगा, 11 में, यही है 11। तो ये है मृतक की उत्तरजीविता। अब इसमें हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। यहां पे चौथा पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। अब ये क्या है, तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना, मतलब जिस पर आरोप लगा है उसने नहीं, किसी और ने अपराध किया है। जैसे ए पर आरोप लगाया गया कि इसने बी का मर्डर कर दिया। ए पर आरोप लगाया गया कि इसने बी का मर्डर कर दिया, और अगर ए सफलतापूर्वक यह साबित कर देता है कि बी का मर्डर सी ने किया है, तो यही है तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। इसको क्या करना होगा, सफलतापूर्वक यह साबित करना होगा कि बी का मर्डर सी ने किया है। अगर बी का मर्डर सी ने किया है तो ए नहीं कर सकता, और अगर ए ने किया है तो सी नहीं कर सकता। मतलब अगर ए ने मर्डर किया है बी का तो सी नहीं कर सकता, और अगर सी ने किया है तो ए नहीं कर सकता। मतलब एक साबित हो रहा है तो दूसरा अपने आप ना साबित हो जा रहा है। और जब ये कंडीशन हो तो सेक्शन 11 के पहले पार्ट में, यानी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत होने वाले तथ्य सुसंगत होंगे, इस पार्ट में ये सुसंगत हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ए ने बी का मर्डर किया, ये क्या है, विवादक तथ्य है। अब इस विवादक तथ्य से असंगत कौन सा तथ्य हो रहा है, कौन सा तथ्य असंगत हो रहा है कि सी ने मर्डर किया, ए ने नहीं, सी ने मर्डर किया। इससे क्या हो गया, असंगत हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सुसंगत हो जाएगा। तो इसमें यही है कि तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। जैसे ए पर आरोप लगा कि उसने बी का मर्डर किया, और ए यदि सफलतापूर्वक यह साबित कर देता है कि बी का मर्डर सी ने किया है तो फिर ए नहीं कर सकता है। और जब एक तथ्य अपने आप साबित होते ही दूसरा अपने आप ना साबित हो जाए तो वही सेक्शन 11 में सुसंगत होगा। अगर यहां पर बी का मर्डर ए ने किया है तो सी नहीं कर सकता है, अगर सी ने बी का मर्डर किया है तो ए नहीं कर सकता है। एक के साबित होते ही दूसरा अपने आप ना साबित हो जा रहा है। तो यही है तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। अगर तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना सफलतापूर्वक साबित कर दिया जाता है तो वो धारा 11 में सुसंगत होगा। ये साबित कैसे होना चाहिए, सफलतापूर्वक, यानी संदेह से परे साबित होना चाहिए, और साबित अगर हो गया तो धारा 11 में ये सुसंगत होगा।
एग्जाम में ये सब पूछा जाता है मेंस में कि ए पर बी के मर्डर का आरोप लगा, ए सफलतापूर्वक यह साबित कर देता है कि बी का मर्डर सी ने किया, ए के दायित्व की विवेचना कीजिए। तो ए का दायित्व क्या है? इसी प्रकार आप लिखेंगे फ्लो चार्ट बनाकर कि ए यहाँ पर निर्दोष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा 11 के अंतर्गत इसकी बातें सुसंगत होंगी। क्यों? क्योंकि सफलतापूर्वक इसने क्या साबित कर दिया कि मर्डर सी ने किया था। और क्या आप इसमें लिख सकते हैं कि वे तथ्य जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हों वे सुसंगत होंगे। यहाँ पे ए ने क्या बी का मर्डर किया? ये क्या है? विवादक तथ्य है। अब इस विवादक तथ्य से कौन सा तथ्य असंगत हो रहा है कि नहीं भाई बी का मर्डर ए ने नहीं सी ने किया है? ये क्या हो जा रहा है? असंगत हो जा रहा है, इसलिए ये सुसंगत होगा। अब इसमें हम लोग पांचवें और लास्ट पे चलते हैं। तो 4 हमने देख लिया, 5वां देख लेते हैं। 5वें में क्या कह रहा है कि क्षति का स्वयं व्यथित पक्षकार द्वारा किया जाना। क्षति का स्वयं व्यथित पक्षकार द्वारा किया जाना। अब ये क्या है? मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचा लिया। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं को चोट पहुंचा लिया, मतलब व्यथित पक्षकार द्वारा स्वयं को क्षतिकारित कर ली गई। ठीक, जैसे मान लीजिए ए पर आरोप लगा कि इसने बी का मर्डर कर दिया। अब ए यह साबित कर दे कि भैया हमने मर्डर नहीं किया, बी ने खुद आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। अब जैसे ही ये साबित हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा? निर्दोष हो जाएगा। मतलब एक तथ्य साबित होते ही दूसरा अपने आप ना साबित हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी ने स्वयं को क्षति पहुंचाई है। बी क्या है? व्यथित पक्षकार, और व्यथित पक्षकार ने स्वयं को क्षति पहुंचाई है, तो क्या होगा? धारा 11 में सुसंगत होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। धारा 11 के पहले पार्ट में क्या है? जो विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत होंगे वे सुसंगत होंगे। इसको देखिए, ए ने बी का क्या किया? मर्डर किया। ये कौन सा तथ्य है? विवादक। क्यों? क्योंकि मर्डर किया है कि नहीं? अब ये तो कहेगा नहीं किया है, और जब हाँ या ना की स्थिति बने, कोई कहे कि हाँ इसने मर्डर किया है और ये कहे कि नहीं हमने नहीं किया है, तो हो गया विवाद। तो इसलिए क्या हो गया? ये विवादक तथ्य हो गया। अब इस विवादक तथ्य से कौन सा तथ्य असंगत हो रहा है? यही कि ए ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि बी ने सुसाइड किया है। ये तथ्य क्या हो गया? इस विवादक से असंगत हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ रह नहीं सकते। अगर ए ने बी का मर्डर किया है तो बी सुसाइड नहीं कर सकता, और अगर बी खुद से सुसाइड करके मरा है तो ए उसका मर्डर नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हो गए? ये विवादक से असंगत हो गए, इसलिए क्या होंगे? धारा 11 में सुसंगत होंगे। इसलिए धारा 11 का ये पहला पार्ट समाप्त हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं। दूसरा पार्ट इसका समझते हैं। इसके दूसरे पार्ट में क्या बताया है? इसका दूसरा पार्ट था, देखिए पहला क्या था? पहला तो यही था ना कि वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हों। किससे? विवादक या सुसंगत तथ्य से वे क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे। दूसरा पार्ट अब इसका हम लोग देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कहा गया है क्या था? अत्यंत अधिसंभाव्य अनाधिसंभाव्य बना दे। किसको? किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को। किसको अधिसंभाव्य अनाधिसंभाव्य बना रहा है? किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या बना रहा है? अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य। मतलब जो तथ्य किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या बना दे? अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बना दे, वे तथ्य क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे। कौन सा सुसंगत होगा? जो विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाएगा, वही सुसंगत होगा। तो कौन सा तथ्य ऐसा है? कोई एग्जाम्पल है जो विवादक तथ्य के
अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाता हो। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका दृष्टांत खा देखिए, वही एग्जाम्पल दिया है दृष्टांत खा। दृष्टांत खा में क्या दिया गया है कि क्या ए ने अपराध किया है, क्या ए ने अमुक अपराध किया है, ए ने अमुक अपराध किया है, अमुक अपराध किया है। तो इसमें क्या कंडीशन है कि यह अपराध ए बी सी डी के अलावा कोई नहीं कर सकता, कि यह अपराध ए बी सी डी ने किया है। पहला तथ्य ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह अपराध ए बी सी डी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, ए बी सी डी के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता। और इसी में तीसरा पॉइंट क्या दे के रखा है कि यह अपराध बी सी डी के द्वारा नहीं किया गया है, बी सी डी के द्वारा नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। अब देखिए, चार लोग थे, ए बी सी डी ने किया, फिर कह रहा है कि ए बी सी डी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, मतलब इन चारों के अतिरिक्त कोई ये काम कर ही नहीं सकता। फिर क्या कह रहा है कि बी सी डी नहीं कर सकते, तो बचा कौन है, ए। तो मतलब क्या हो गया, ए ने अपराध किया। मतलब ये जो तथ्य है, ये तथ्य क्या कर रहे हैं, इस विवादक तथ्य को, विवादक क्या है, क्या ए ने अपराध किया, इस विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या कर रहे हैं, अधिसंभाव्य बना दे रहे हैं कि ए ने अपराध किया। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे दृष्टांत को। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य जो तथ्य बनाएगा वह सुसंगत होगा। और एग्जाम्पल के रूप में दृष्टांत बी, क्या ए ने अमुक अपराध किया, फिर सवाल कर रहा है कि यह अपराध ए बी सी डी ने किया होगा, फिर कह रहा है कि ए बी सी डी के अतिरिक्त कोई और नहीं किया होगा, फिर कह रहा है कि बी सी डी ने नहीं किया है। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, विवादक या सुसंगत तथ्य के, ये विवादक तथ्य है तो इस विवादक तथ्य के अस्तित्व को अधिसंभाव्य बना रही हैं। अत्यधिक इस विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभावना दे रही हैं कि अपराध ए ने किया है। क्या कर रही हैं, अत्यधिक संभावना है कि ए ने अपराध किया है। इस एग्जाम्पल से हम लोग यही समझते हैं कि वो अपराध कोई और नहीं कर सकता, इसके साथ जो हैं वो भी नहीं कर सकते। तो अत्यधिक संभावना क्या बन गई कि ए ने किया है। तो इस विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभावना कौन सा तथ्य दे रहा है, यही कि क्या ए ने अपराध किया है, तो क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। ये बातें हम लोग इसमें देखें। इसको एक बार शार्ट तरीके से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर सेक्शन 11 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में नया सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एक बार शार्ट कट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 11 में क्या था कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत होंगे। इसमें 2 पॉइंट बताया गया था। पहला बताया गया था जो असंगत है, किससे असंगत है, विवादक या सुसंगत से, विवादक या सुसंगत से वे सुसंगत होंगे। जो असंगत है विवादक या सुसंगत से वो क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। इसमें दृष्टांत का हमने देखा था। का में क्या देखा था कि क्या ए ने अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया, तो ए लाहौर में था, तो इसलिए ये अपराध नहीं कर सकता। और हमने इसमें क्या देखा, अन्यत्र उपस्थिति देखा, अन्यत्र उपस्थिति देखा। और हमने इसमें क्या देखा, 5 तरीके देखे अन्यत्र उपस्थिति के। पहला कौन सा था, पहला था यही अन्यत्र उपस्थिति, अन्यत्र उपस्थिति। और दूसरा क्या था, दूसरा था धर्मजत्व को न साबित करना, धर्मजत्व को न साबित करना। और तीसरा क्या था, इसी में तीसरा था मृतक की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता। और चौथा कौन सा था, तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना, द्वारा अपराध किया जाना। और 5वां कौन सा था, स्वयं को चोट पहुंचाना, को चोट पहुंचाना। ये हमने इसमें पढ़ा था। इसमें हमने दृष्टांत का देखा था। और इसमें एक चीज़ और हमने शॉर्टकट में नोट करा दिया था, जब एक तथ्य क्या हो जाए, साबित हो जाए, तो क्या होगा, दूसरा
अपने आप ना साबित हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। जब एक साबित हो और दूसरा अपने आप ना साबित हो तो धारा 11 में सुसंगत होगा। इसका दृष्टांत का हमने बताया था, और क्या बताया था, अन्यत्र उपस्थिति बताया था। कौन कौन से असंगत होते हैं मैटर, 5 प्रकार के लगभग होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अन्यत्र उपस्थिति, धर्मजत्व को ना साबित करना, मृतक की उत्तरजीविता, तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना और स्वयं को चोट पहुंचाना। दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। किसको, विवादक या सुसंगत के अस्तित्व या अनस्तित्व को क्या करते हैं, अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं, वही सुसंगत होंगे। जैसे दृष्टांत खा था, दृष्टांत खा था मतलब क्या था इसमें कि कोई और अपराध नहीं कर सकता ए के अलावा, तो क्या था, इस विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक संभावना दे रहा था। यानी ए ने अपराध किया, इस बात की अत्यधिक संभावना को बता रहा है। और जब कोई तथ्य किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व की अत्यधिक संभावना बताएं तो वे क्या होंगे, सुसंगत होंगे। तो इस तरह से धारा 11 सेक्शन 11 समाप्त हुआ। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और अगले वीडियो में हम कंटिन्यू आगे सेक्शन 12 से करेंगे। धन्यवाद।